हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर और आपके जीआईबी फाउंडेशन बैच में। यहाँ पर हम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर, जो कि आपका आखिरी पेपर होता है जीआईबी एग्जाम का, उसकी 21st यूनिट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। 21वीं यूनिट है, मॉड्यूल सी डिस्कस कर रहे हैं। ओवरऑल लेक्चर 41st है। पिछले 40 लेक्चर आपने हमारे साथ पढ़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी तक किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी और आप लोग के रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपकी रेटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेरीज हैं, आप बेझिझक होकर क्लास में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप GIB_CIB बाई भास्कर सर टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ सकते हैं और उस पर अपने जो भी डाउट्स हैं उसे शेयर कर सकते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम यहाँ पर मॉड्यूल सी का 21st यूनिट ओवरऑल देखा जाए डिस्कस करने जा रहे हैं और पार्ट 1 है इसका, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग, पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस काफी बनते हैं आपके। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं सर्विस स्टैंडर्ड की। सर्विस स्टैंडर्ड मतलब कुछ मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जिसको हमारे बैंकिंग, रिटेल बैंक में फॉलो किया जाता हो। रिटेल बैंक में जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी कोशिश की जाती है, उस समय यह ध्यान देना जरूरी है क्या वो मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यानी कि केवल सेल पर ध्यान नहीं देना है हमें, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तभी बैंक आगे बढ़ेगा और बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखेगा। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लगातार 1 बाय 1 करके आपके जो यूनिट्स हैं उनको फिनिश कर रहे हैं और आपका सिलेबस धीरे धीरे खत्म होने के करीब पहुंच रहा है। अभी भी टाइम है, आपके एग्जाम से 1 महीने पहले हमारा टारगेट है कि हम आपके सिलेबस को फिनिश कर देंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस टेस्ट चलेंगे, जैसे कि आप पुराना जो भी पढ़ा है वो लगातार रिवाइज करते रहें और इस पर्टिकुलर पेपर में आप सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे। मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं 65+ का इस पेपर में आपको मैं इतने नंबर दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। तो यहां पर हम इस 21st यूनिट को डिस्कस करने की शुरुआत कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने CRM पढ़ा, उस पर बेस्ड जो MCQs हैं वो आने वाले सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे, जब एक साथ दोनों चीजों को कवर किया जाएगा। पार्ट 1 आज के दिन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पर्टिकुलर यूनिट के। द बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BCSBI, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो BCSBI जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बाद में एक गाइडलाइन रिलीज की गई थी, जिसके बाद इसे भंग करने की बात कही गई थी, डिसॉल्व करने की बात कही गई थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी बातें हमें 1 बाय 1 करके समझनी है। कोड ऑफ कमिटमेंट्स जो हैं कस्टमर्स के लिए वो क्या है, कोड ऑफ कमिटमेंट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्या होते हैं, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स टू कस्टमर अंडर BCSBI, इन सब चीजों को हम यहां पर पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। नवंबर 2003 की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है और कमेटी को नाम दिया जाता है प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। देखिए यहां पर एक तरह से देखा जाए तो सर्विसेज पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। जो भी हम बैंकों में जो भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके ऑडिट की बात की जा रही है, यहां पर उसके एक तरह से आउटपुट की बात की जा रही है, रिव्यू की बात की जा रही है और उन रिव्यूज और उन ऑडिट के आधार पर कुछ कोड्स तैयार करने की बात की जा रही है, जिन कोड्स को बैंक फॉलो करेंगे जब भी वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, आपको इस कमेटी को दिमाग में रखना है, इस कमेटी का नाम और इस कमेटी को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो याद रखिए, नवंबर 2003 की बात की जा रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी किस मुद्दे पर थी, प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जिसको लीड कौन कर रहा था, SS तारापुर साहब, जो कि फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर के पद पर रह चुके हैं। तो SS तारापुर साहब याद रखिएगा, कमेटी के हेड का नाम आपके एग्जाम के लिए काम का हो सकता है, ठीक है। कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है। अब मेन ऑब्जेक्टिव, इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज टू कॉमन पीपल। यानी कि जो भी रिटेल बैंकिंग सर्विसेज चल रही हैं, जो भी रिटेल बैंक अपने कस्टमर तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, अभी उन कमियों को हमें फाइंड आउट करना है। जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, उन सेवाओं में अभी क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना है, मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को तैयार करना है जो कि बैंक फॉलो करेंगे
जब भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो कमिटी मुख्यतः किस चीज को एड्रेस कर रही है? इश्यूज रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज टू कॉमन पीपल। ठीक है, तो अभी यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको ये बेसिक बात पता चल गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया 2003 में। कमेटी का मुख्य उद्देश्य था जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें जो ऑडिट है, यानी कि परफॉर्मेंस एंड प्रोसीजर्स का एक तरह से प्रॉपर ऑडिट होना, जो भी पब्लिक सर्विसेज के लिए काम किया जा रहा है बैंकों में खासकर। अगर हम बात करें इस कमेटी को लीड किसने किया? एस एस तारापुर साहब के द्वारा कमेटी को लीड किया गया। फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी बता दिया गया यहाँ पर। कॉमन पीपल को जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें जो भी कमियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और सर्विसेज को बेस्ट बनाया जा सकता है। कमिटी मैंडेट, कमिटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई वो क्या थी? द मैंडेट टू द कमिटी इंक्लूडेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स that inhibited the attainment of best customer services and suggesting steps to improve the quality of banking services to individual customers। देखिए, कमिटी का जो मैंडेट था वो क्या था? आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने से संबंधित और साथ साथ में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल कस्टमर्स को उसे कैसे इंप्रूव किया जाए, इस पर पूरी तरह से फोकस्ड। ठीक है, तो ये कमेटी का मैंडेट था, इसको भी दिमाग पर रखना जरूरी है क्योंकि कमेटी का फॉर्मेशन, कमेटी के हेड का नाम, कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था और कमेटी के मैंडेट क्या थे, ये 1 बाय 1 करके स्टेप्स हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर कमेटी ने क्या सजेशंस दिए, क्या रिकमेंडेशन दिए, उसे विस्तार पूर्वक बताया गया है 1 बाय 1 करके। उन सारी बातों को हम यहां पर समझेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, इस पर्टिकुलर यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सीआरएम पढ़ा, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस अभी एमसीक्यूज नहीं किए हमने, केस स्टडी मैंने बोला था कराने के लिए आज, लेकिन आज नहीं करा पाऊंगा। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रही है इसलिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो भी एमसीक्यूज हो, केस स्टडीज हो, वो लाइव हो। तो कमिटी सजेशन एंड रिकमेंडेशन, कमिटी सजेशन एंड रिकमेंडेशन। द कमिटी फेल्ट दैट इन एन एफर्ट टू कंटिन्यूअसली अपग्रेड द पैकेज ऑफ सर्विसेज दैट बैंक ऑफर टू देयर कस्टमर्स, जो भी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं कस्टमर्स को, है ना, उस पर्टिकुलर उन सर्विसेज को एक तरह से अपग्रेड करने की बात की जा रही है। अपग्रेड द पैकेज ऑफ सर्विसेज दैट बैंक्स ऑफर टू देयर कस्टमर्स। देयर वाज ए नीड फॉर बेंचमार्किंग ऑफ सच सर्विस, यानी कि बेंचमार्क तैयार करना जरूरी है जिससे कि बैंक को भी ये पता चले कि उन्हें ये मिनिमम सर्विसेज तो देनी ही है और कस्टमर को भी पता चले कि इतनी सर्विसेज तो हमें मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो एक बेंचमार्क को डिसाइड करना जरूरी था। आगे, आफ्टर एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द ग्रास रूट लेवल, जमीनी स्तर पर अध्ययन करने के बाद द कमिटी कंक्लूडेड दैट देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनल गैप, एक इंस्टीट्यूशन का गैप है फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स अगेंस्ट बेंचमार्क रिफ्लेक्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उनको तैयार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल गैप के बारे में जानकारी दी गई। मतलब यहां पर जो भी कोड्स तैयार किए जाएंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाएंगे, उन कोड्स और उन स्टैंडर्ड्स को बैंक फॉलो करेंगे अपने कस्टमर को बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। कौन इस कोड्स को, कौन इन स्टैंडर्ड्स को तैयार करेगा, इसके लिए यहां पर एक इंस्टीट्यूशनल गैप की बात बताई गई। यानी कि कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि इस प्रकार के कोड्स, इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स को तैयार कर सके और साथ साथ में इसे एक तरह से रिव्यू कर सके, सुपरवाइज कर सके। और इस चीज की कमी बताई गई देश के बैंकिंग सिस्टम में उस समय, जिस समय इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, देयरफॉर द कमिटी रिकमेंडेड सेटिंग अप द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन दी गई इस BCSBI के फॉर्मेशन की। तो यहां से BCSBI का फॉर्मेशन हुआ है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाता है। तो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया किस तरह से फॉर्म हुआ, उसकी पूरी जर्नी मैंने आपको यहां पर फटाफट में बता दी है। होप सो आपको सारी बातें क्लियर होंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कुल मिलाकर जो भी हम बात कर रहे हैं यहां पर, हम बात कर रहे हैं बैंकों के लिए कुछ ऐसे कोड्स हों, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हों जो कि एक बेंचमार्क के तौर पर हों, यानी कि बैंकों को अपने कस्टमर्स को उन सर्विसेज को प्रोवाइड करना ही है और अगर उसमें कोई लैक हो रहा है, कोई मिसमैच हो रहा है तो फिर बैंक को इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। तो जब हम बैंकों के लिए कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स तैयार कर देंगे, बैंक उसको फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली जो कस्टमर सर्विसेज है वो इंप्रूव होंगी और देखने को भी मिलेंगी। बैंकिंग सेक्टर जो है, रिटेल बैंकिंग का बिजनेस, वो भी आगे बढ़ेगा, जो हमारे बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आगे बढ़ेंगे।
उनको भी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी ये जर्नी है आपके सामने यहां पर बता दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है अभी तक जितनी भी बातें आपने पढ़ी कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आई होगी। क्यों? अग्री। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बीसीएसबीआई की। बीसीएसबीआई की रिकमेंडेशन हो गई, अब उसके फॉर्मेशन की बात करेंगे। द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया बीसीएसबीआई वाज सेट अप ऑन 18 फेब 2006, यानी कि 2006 18 फरवरी को बीसीएसबीआई को तैयार कर दिया जाता है एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक्स, यानी कि अलग अलग बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर इस बॉडी को तैयार किया जाता है। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को बीसीएसबीआई को सेटअप कर दिया जाता है, यानी कि याद रखिएगा डेट 18 फरवरी 2006, इस डेट को दिमाग में रख लीजिए। बीसीएसबीआई की फॉर्मेशन से संबंधित ये डेट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो हमारे देश में बैंक हैं उनके द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया। बीसीएसबीआई इज अ वॉलंटरी कोड, ये वॉलंटरी कोड है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारों को कम नहीं कर रहा है। समझिएगा इस चीज को, कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों में, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके आने से आरबीआई के अधिकारों का हनन हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हर एक छोटी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिस्से में नहीं आएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि भाई अगर कुछ ऐसा काम है, कुछ नई जिम्मेदारियां हैं, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो नहीं लेना चाहता और चाहता है कि इसके लिए कोई एक अलग संस्था हो, तो उसके लिए कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है उस रिकमेंडेशन को फुलफिल किया जाता है, उसी के आधार पर बीसीएसबीआई को भी तैयार किया गया है। तो दीज आर वॉलंटरी कोड्स, याद रखेगा। बीसीएसबीआई क्या है? बीसीएसबीआई वॉलंटरी कोड है विच सेट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड्स, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं, मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर बैंक्स टू फॉलो व्हेन दे आर डीलिंग विद इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि जब भी बैंक किसी कस्टमर के साथ, इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करता है तो उसे कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, कुछ कोड्स होंगे उसके लिए, कुछ नियम होंगे उसके लिए, उसको फॉलो करना पड़ेगा जब भी वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को डील कर रहा है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बीसीएसबीआई का आपको ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि एक वॉलंटरी कोड्स है, मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको बैंक अपनी प्रैक्टिसेस में फॉलो करेगा, फुलफिल करेगा जब भी वो किसी इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करता है। क्लियर है? ओके, ऑल क्लियर। बीसीएसबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका फॉर्मेशन है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी बातें आपको पता चल रही हैं। आगे, बीसीएसबीआई इज नॉट अ फोरम, याद रखिएगा ये कोई फोरम नहीं है फॉर रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। ये इस चीज को दिमाग पर रखना जरूरी है कि ये कस्टमर के शिकायतों को सुनेगा नहीं, ये कस्टमर को शिकायतों को सुनने के लिए नहीं बनाया गया है। कस्टमर की शिकायतों को सुनने के लिए तो ओम्बड्समैन है। अब वो पहले बैंक के लिए अलग हुआ करता था, एनबीएफसी के लिए अलग था, और पेमेंट सिस्टम के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स के लिए अलग था। बाद में 2021 में एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन अब इस समय देश में काम कर रहा है। तो यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर्स की जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको डील करने के लिए तो अलग संस्था है, अलग बॉडी है। ये कोई फोरम नहीं है, याद रखिएगा ये फोरम नहीं है। बीसीएसबीआई एक फोरम नहीं है, ये कुछ वॉलंटरी कोड्स हैं और ये वॉलंटरी कोड्स बैंकों के लिए तैयार किए गए हैं। किस लिए? जो भी बैंक सेवाएं देते हैं कस्टमर्स को, उन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उससे संबंधित कोड्स हैं। एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटेड 25 अगस्त 2020, इसमें बता रहा था ना आपको कि बीसीएसबीआई को भंग करने की बात की जा रही है, डिसॉल्व करने की बात की जा रही है। तो एनुअल रिपोर्ट जो आरबीआई की आती है 25 अगस्त 2020 की मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया टू डिसॉल्व द बीसीएसबीआई। वन बाय वन करके इसके फॉर्मेशन की बात की, आप डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, डिसॉल्व कैसे होगा, इस पर एक गाइडलाइन इशू किया गया था। आगे अगली बात, मेन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फॉर्मिंग बीसीएसबीआई। मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फॉर्मिंग बीसीएसबीआई, क्या ऑब्जेक्ट्स? टू प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट एंड publish voluntary comprehensive codes and standards for banks for providing for fair treatment of their customer। देखिए कुल मिलाकर यहां पर एट द एंड ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर्स को सर्विस पहुंचाने की बात कही गई है। किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा। बैंकों के द्वारा जो भी कस्टमर्स हैं, इंडिविजुअल जो कस्टमर्स हैं, ठीक है जी, उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कही गई, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कही गई। और यही ऑब्जेक्टिव है किसका? बीसीएसबीआई का। बीसीएसबीआई का यही मुख्य उद्देश्य बताया गया है। ठीक है,
तो बीसीएसबीआई का मेन एम क्या है? प्लान करना, इवॉल्व करना, प्रिपेयर करना, डेवलप करना, प्रमोट करना और पब्लिश करना वॉलंटरी कॉम्प्रिहेंसिव कोड्स को एंड स्टैंडर्ड्स को। किसके लिए? बैंक के लिए, जिसकी मदद से बैंक्स अपने कस्टमर्स को फेयर ट्रीटमेंट दे पाए, फेयर सर्विसेज, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। टू फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस वॉचडॉग टू मॉनिटर एंड टू एंश्योर दैट बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड जो भी हैं वॉलंटरी adopted by banks are adhered to in true spirit by banks in delivering the service as promised to their customers। समझिएगा, जब भी कोई कस्टमर बैंक में पहुंचता है ना, तो जो बैंक है उन्हें कुछ प्रॉमिस करता है। बैंक कर्मचारी जो है, बैंक स्टाफ जो है, वो उन्हें कुछ प्रॉमिस करते हैं कि भाई ये हमारी सर्विस है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको इस तरह से लेंगे तो हम आपको ये सेवाएं मिलेंगी। तो यहां पर बैंक एक प्रॉमिस कर रहा है कस्टमर को, लेकिन जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है क्या वो खरे यानी कि जमीनी स्तर पर सही है? क्या वो 100% एक्यूरेट है? क्या वो सर्विसेज मिल पा रही हैं कस्टमर को? इसे कौन एक तरह से सुनेगा? इसे कौन एक तरह से निश्चित तय करेगा? तो तय करने के लिए यहां पर बीसीएसबीआई है, और बीसीएसबीआई के द्वारा जो कोड्स तैयार किए गए थे वो कोड्स बैंकों के लिए हैं कि बैंक जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं कस्टमर्स को वो 100% सही होने चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फंक्शन एज इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस वॉचडॉग के तौर पर बीसीएसबीआई काम करता है, मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है कि बैंक कोड्स एंड स्टैंडर्ड जो है इनको बैंक फुलफिल करें, एडहियर करें, अपनाएं और साथ साथ में सेवाओं को बेहतर तरीके से इंप्रूव किया जाए कस्टमर्स के लिए। ठीक है, अगली बात, तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंडक्ट एंड अंडरटेक रिसर्च ऑफ द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स करेंटली इन वोग एंड इन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी यहां पर कोड्स तैयार किए गए उन कोड्स पर प्रॉपर टाइम पर, समय समय पर रिसर्च होना चाहिए। कुछ बदलाव होना है तो कुछ अपडेशन होनी है तो अपडेट भी इसे करना जरूरी है। जो भी हमारे देश में बैंक काम कर रहे हैं या फिर जो बैंक्स हमारे देश के हैं और वो विदेशों में ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर वो बैंक्स जो कि भारत में काम कर रहे हैं और विदेशी बैंक है, उन सबके लिए कोड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो भारत में बैंक काम कर रहे हैं, वो बैंक जिनकी ब्रांचेस बाहर हैं उनके लिए भी ये कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू एंटर इनटू कोवेनेंट्स विद द बैंक्स एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड फॉर दैट पर्पस टू ट्रेन एम्प्लॉइज ऑफ सच बैंक्स अबाउट द बैंकिंग कोड। देखिए, जरूरी है कि वे बैंक इन कोड्स को अपनाए। अब बैंक ने इन कोड्स को अपना तो लिया है, लेकिन बैंक में बैंकिंग ऑपरेशंस में कौन इन्वॉल्व होता है? एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं। तो एम्प्लॉइज को भी ट्रेन करना जरूरी है, एम्प्लॉय को भी एडुकेट करना जरूरी है कि दीज आर द वॉलंटरी कोड्स विच बैंक हैव टू फुलफिल, विच बैंक हैव टू फॉलो। और ये बैंक जो फॉलो कर रहे हैं इनको जमीनी स्तर पर कौन फॉलो कर रहा है? जमीनी स्तर पर एम्प्लॉइज, जो बैंक एम्प्लॉइज हैं, जो बैंक का स्टाफ है, वही इन कोड्स और स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेगा, फॉलो करेगा, कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो इन सब चीजों को एश्योर करने के लिए बीसीएसबीआई को तैयार किया गया है। ठीक है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट। जब भी हम बात करते हैं कोड्स ऑफ बैंक कमिटमेंट, अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकर फेयर प्रैक्टिस कोड प्रिपेयर्ड बाय एन आईबीए वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात की जा रही है यहां पर। तो कॉम्प्रिहेंसिव बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड्स, यानी कि बैंकों के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी ऑपरेशन है, जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं उन्हें प्रिपेयर कौन करेगा? तो फेयर प्रैक्टिस कोड्स को प्रिपेयर आईबीए के द्वारा किया गया। आईबीए का एक वर्किंग ग्रुप वाज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड बाय बीसीएसबीआई। दिस कोड वुड बी ए कोवेनेंट बिटवीन द बीसीएसबीआई एंड द बैंक्स ज्वाइनिंग एज मेंबर्स ऑफ बीसीएसबीआई। ठीक है, तो बीसीएसबीआई जो है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक वॉलंटरी कोड है और बैंक जो है हमारे इसके मेंबर के तौर पर रहते हैं। बैंक जो इससे जुड़े हैं उन बैंकों के द्वारा इन कोड्स को फुलफिल किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, और यहां पर जो ये कोड्स हैं ये एक तरह से कोवेनेंट के तौर पर काम करते हैं बीसीएसबीआई और बैंकों के बीच में, बीसीएसबीआई और बैंकों के बीच में। अगली बात, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट दो प्रकार के हैं, एक तो कस्टमर्स के लिए हैं और एक एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे सवाल कि जो बीसीएसबीआई के द्वारा दो प्रकार के कोड तैयार किए गए हैं, वो दो प्रकार के कोड नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको कि किन किन के लिए किए गए हैं। डिजिटल पेमेंट के लिए किए गए हैं, कस्टमर्स के लिए किए गए हैं, एमएसएमई के लिए किए गए हैं, लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए किए गए हैं, केवल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए किए गए हैं। तो किस प्रकार के कोड हैं?
तो आपकी जानकारी के लिए बीसीएसबीआई जो है इसके द्वारा जो 2 कोड्स तैयार किए गए, एक तो बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स और बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो कोड किससे संबंधित है? बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो याद रखिएगा बीसीएसबीआई के द्वारा 2 प्रकार के कोड तैयार किए गए, एक तो कस्टमर्स के लिए और एक जो है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 1 बाय 1 करके आगे बढ़ रहे हैं, आप इस चीज को फील कर रहे होंगे कि आपके सामने नए नए टाइप के एक तरह से नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये मैं आपको जो क्वेश्चन के तौर पर पूछता हूं, इसके पीछे एक मकसद होता है मेरा कि आप अभी से ही इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपके सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मैंने उसका एक एग्जाम्पल भी देके बता दिया कि आपसे पूछा जाएगा कि बीसीएसबीआई के द्वारा जो 2 प्रकार के कोड तैयार किए गए वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके लिए नहीं है या किसके लिए हैं, ऐसे कोड्स पूछे जा सकते हैं सवाल में। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगी, बातों बातों में सेशन को पढ़ते पढ़ते, और फिर सेशन के एंड में एक बार फिर से याद दिला दूं, सीआरएम पर एमसीक्यूज और केस स्टडीज पढ़नी है, पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम आपके लिए जब इस पर्टिकुलर सेशन को एंड करने वाले होंगे, तो उसी के साथ में इसके एमसीक्यू और सीआरएम के एमसीक्यू दोनों एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अगली बात, द कोड हैड बीन डेवलप्ड। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोड, कोड के ऑब्जेक्टिव्स क्या? द कोड हैड बीन डेवलप्ड टू प्रमोट गुड एंड फेयर प्रैक्टिसेस। देखिए भाई एक बात बार बार घूम टहल रही है भाई, बैंकों के लिए इन कोड्स को तैयार किया गया है जैसे कि बैंक गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस जो है वो कस्टमर के प्रति शो करें, कस्टमर के प्रति प्रोवाइड करें उनको। ठीक है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाएंगे मेंबर्स बैंक के लिए डीलिंग विद कस्टमर्स। दूसरी बात, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी सो दैट कस्टमर्स कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम मेंबर्स बैंक। कहने का मतलब है देखिए पहली चीज तो बैंकों के लिए गुड एंड फेयर प्रैक्टिस कोड्स तैयार किए जाएंगे जो कि बैंक फुलफिल करेंगे, बैंक फॉलो करेंगे, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। अगली बात क्या है? ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसपेरेंसी वो इंप्रूव होगी जिससे कि जो कस्टमर हैं जिनको जो सेवाएं मिल रही हैं वो ये समझ पाए कि बैंक को कस्टमर को ये सेवाएं देनी है, ये कस्टमर को पता होना चाहिए कि इस प्रकार की सेवाएं हमें मिलनी चाहिए बैंक से, तभी तो बैंक इस चीज को फुलफिल कर पाएगा। अगर बैंक को ये लग रहा है कि भाई कस्टमर को तो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है, कस्टमर को किस प्रकार की सेवाएं मिलनी है, तो बैंक भी यहां पर गलतियां करेगा और ये फिर जो सिस्टम पूरा तैयार किया है ये सिस्टम गड़बड़ हो सकता है और रिटेल बैंकिंग का नुकसान हो सकता है। तो बीसीएसबीआई को इस तरह से तैयार करने के पीछे, इन कोड्स को, इन प्रैक्टिसेस को तैयार करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि बैंक भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और कस्टमर भी जागरूक रहे। ठीक है, तो बैंक और कस्टमर के बीच में एक तरह से ये कोवेनेंट के तौर पर, जैसे मैंने पहले क्या बताया, बीसीएसबीआई और बैंकों के बीच में कोवेनेंट के तौर पर कोड्स काम करते हैं, वैसे ही कस्टमर और बैंक के बीच में भी इस प्रकार के रिलेशन है जिसे समझना और इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एनकरेज मार्केट फोर्सेस, एनकरेज मार्केट फोर्सेस थ्रू अ कंपटीशन अचीव हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आप देखते होंगे कई बार रेटिंग्स आती हैं कि वो कौन सा बैंक है जिसके द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड दिया गया है, जिसको वो कौन सा बैंक है जिसको बेस्ट एचआर अवार्ड दिया गया है, बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अवार्ड दिया गया है। तो दीज आर द प्रैक्टिसेस जो कि बैंक जो हैं अपने अपने फील्ड में, अपने ऑपरेशंस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये वही बॉडी हैं, वो ये वही कोड हैं जिनके आधार पर उनकी रेटिंग होती है और जिनको अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, प्रोमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड द बैंक। तो बैंकों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप हो बैंक और कस्टमर के बीच में, उसको प्रमोट करने के लिए भी ये कोड्स काम करते हैं। फोस्टर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, प्रमोट सेफ एंड फेयर कस्टमर डीलिंग। देखिए अब यहां पर आप देखिए जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगेंगे सेम है, लेकिन सेम नहीं है, इनके बीच में काफी अंतर है। यहां देखिए आप पहला जो पॉइंट देखते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस। क्या है? गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस। अब यहां पर आप पढ़ें तो यहां क्या लिखा हुआ है, सेफ एंड फेयर कस्टमर डीलिंग। तो सेफ का मतलब होता है कि भाई बैंक से कस्टमर एक भरोसे के साथ जुड़ता है कि उसका पैसा सेफ है, उसके ट्रांजैक्शन सेफ है। आजकल की बात करें जिस तरह से डिजिटल बैंकिंग पांव पसार रही है पूरे देश में, और कस्टमर जो है वो डिजिटली ऑपरेट कर रहा है अपनी सेवाओं को, तो यहां पर साइबर फ्रॉड आप बहुत सारा सुन रहे होंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत सारी सुन रहे होंगे। तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड है इसको रोकने के लिए भी है ना, इनका इस्तेमाल किया जाएगा।
तो यहाँ पर सेफ एंड फेयर कस्टमर डीलिंग का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड है या साइबर फ्रॉड है उससे कैसे बचाया जा सके, कस्टमर्स को कैसे उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। इन केस ऑफ बैंकिंग इन अ डिजिटलाइज्ड एनवायरनमेंट, इसकी मैं बात कर रहा था अभी। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कस्टमर्स एंड टू एनहेंस कस्टमर प्रोटेक्शन। मेन टारगेट क्या है? अवेयरनेस को इंप्रूव किया जाए, कस्टमर प्रोटेक्शन को इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो देखेंगे, ये सब चीजें जब बैंक इंप्लीमेंट करेंगे और कस्टमर इसे फेस करेगा, कस्टमर देखेगा, तो कस्टमर का जो भरोसा है बैंकों पर वो बढ़ेगा और रिटेल बैंकिंग इसी से ग्रो करेगा आगे की तरफ। अगर कस्टमर के दिमाग में इस चीज का डर है कि उसका पैसा, उसके ट्रांजैक्शंस, उसकी प्राइवेसी वो सेफ नहीं है, तो वो धीरे धीरे रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन से दूर जाएगा। तो हर बैंक क्या है, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, और जब ये इंप्लीमेंट होगा कस्टमर इसे फेस करेगा, कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है बीसीएसबीआई के वो एक तरह से वो अचीव होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ भी आई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी अभी तक आपको। ये पहली क्लास थी इसकी, फाउंडेशन यानी कि बेसिक क्लास थी 21st यूनिट की, और 21वीं यूनिट की हमारी बेसिक क्लास में आपने आज के दिन बीसीएसबीआई इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, कमिटीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और एम्स के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव एंड जो एम्स हैं इनके बारे में पढ़ा। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछी जा सकती हैं। अगला सेशन जो होगा उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके लिए चीजों को और थोड़ा सा लेंदी वे में लाएं। आज क्लास को रिकॉर्डेड वे में भेजने के पीछे भी कारण है। ठीक है, और आगे हमारी कोशिश रहेगी क्लास लाइव रहेगी आपकी। आज की रिकॉर्डिंग है, मे बी आने वाले एक क्लास और आपकी रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इस सेशन को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। होप्स आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, और अभी तक जो पुरानी क्लासेस हुई हैं उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी बेझिझक होकर कहाँ पर आप पूछ सकते हैं, GIB_CIB बाय भास्कर सर, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं साथियों, इसका हिस्सा बनिए, इससे जुड़िए। ठीक है, और अपनी दिक्कतों परेशानियों को बेफिक्र होकर साझा करें। धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम अक्टूबर में शेड्यूल हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कोशिश करिए फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए, देर ना करिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके सेंटर, आपको अपने मन पसंदीदा सेंटर मिल जाएंगे, आपको शिफ्ट मिल जाएगी अपनी मन पसंदीदा। इससे क्या हुआ कि आमतौर पर एक चीज बता देता हूं मैं आपको, एक और खास बात, पहले शिफ्ट का पेपर आपका आसान होता है। अगर आपका पहला शिफ्ट मिल जाता है, आपका एग्जाम शेड्यूल होता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे जैसे शिफ्ट आपकी बढ़ेंगी, आपका पेपर का लेवल भी थोड़ा बढ़ते रहता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो इस ज्ञान की बात के बाद आप क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।